Unacademy. Let's crack it. Let us take an introduction to this topic, reusing the polity governance and IR wisdom for essay and ethics. जी सर, तो इसमें कौन कौन से ऐसे आयाम है जो हम यूज कर सकते हैं? सर, हम जब एथिक्स की तैयारी करते हैं, हम फंडामेंटली दो चीज़ों पे थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं। फर्स्ट, कि हम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और दूसरा, हम एग्जाम्पल्स के लिए बहुत अलग मेहनत करते हैं। हमको लगता है कि कहीं हमको अलग से कहीं एक्सकवेट करना पड़ेगा, कहीं हड़प्पा में जाके एग्जाम्पल्स को हमें जो है निकालना पड़ेगा। लेकिन सर, जिस तरह से एसए GS 1 2 3 4 का कॉम्बो है, उसी तरह GS 4 में एथिक्स के कॉन्फ्लिक्ट्स GS 1 2 3 का कॉम्बो है। तो अगर हम अपने कोर GS सब्जेक्ट्स पढ़ें, तो उसी में जो हम इश्यूज डिस्कस करते हैं मेंस के लिए, वो ऑटोमेटिकली सर एथिक्स में काम आ जाते हैं सर। Yes. तो मतलब इंट्रोडक्टरी रिमार्क तो सर ये है, सर एथिक्स में हम अगर एक फंडामेंटल प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें, तो एथिक्स में कभी भी हमसे सही और गलत में चूज करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो कभी भी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है दो सही में से ज्यादा सही क्या है, दो गलत में से कम गलत क्या है। जनरली हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स वही होते हैं सर जी। सही और गलत में तो सबको पता है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, मर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन हालात इंसान को मजबूर बना देता है सर। तो आज मतलब मुझे थोड़ी खुशकिस्मती है सर, क्योंकि आप भी पेपर्स को सर एनालिसिस से देखते हैं सर, कि मतलब तो उसी हिसाब से अगर हम शुरू करें तो सर जनरली सर एथिक्स में 3 या 4 तरह के प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जी। पहला होता है मीन्स वर्सेस एंड्स, जो आपने सर स्लाइड हमारे सामने रखी है सर, कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करने के लिए हमारे क्या तरीके हैं। सर मैं इसकी शुरुआत करूंगा सर, एक बिल्कुल नया जजमेंट है सर, मतलब नया फंडामेंटल राइट्स का सबसे नया सब्सटेंशियल जजमेंट है राइट टू प्रिवेसी का सर जी। पुट्टुस्वामी का जजमेंट। मैं उस पे आता हूँ सर बेसिक स्ट्रक्चर पे। अब मीन्स वर्सेस एंड्स का सबसे पहला सबसे करंट और सबसे कंटेम्परेरी एग्जांपल हमें पुट्टुस्वामी में मिलता है, जिसमें वो एक प्रिवेसी का टेस्ट ले डाउन करते हैं सर, कि अगर ये टेस्ट वैलिड है तो आप प्रिवेसी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और वो टेस्ट सर प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट है, जी। कि आप जो वो करना चाह रहे हैं और उसके लिए जो आप कर रहे हैं, क्या उसके बीच में रैशनल नेक्सस है। अब उसको हम सिर्फ पॉलिटी की नजर से देखते हैं, लेकिन है तो वो एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट, है तो वो एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब हद तक सही है। और उसी से सर उसी की शुरुआत होती है सर हम सबके गॉडफादर ऑफ पॉलिटी सर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला स्लाइड आपने लगाया है सर, जी। जिसमें हमने फोटो भी डाली है बिल्कुल केशवानंदा भारती साहब की। सर ये एक बहुत ही प्राइमरी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है, और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे संविधान के कोर सिद्धांत के कोर प्रिंसिपल्स प्रोटेक्टेड रहे। जो इंटेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हमेशा से यूनिवर्सल रहे। अब उस इंटेंट पे और उस संविधान पे किस तरह का आक्रमण हो सकता है। सरकारें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाएंगी, कुछ अनुच्छेद जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बदले जाएंगे, और कई बार वो जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी भावना से नहीं होते, बहुत ही करेक्ट इंटेंशन से नहीं होते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए लाया गया कि सरकार को पूरा हक है संविधान में वो जो चाहे बदल सकते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है सर। अब इसमें एथिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे निकल के आता है, कि चलो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जो तरीका हमने निपटाया है, जो तरीका हमने यूज किया है, हमने एक तरह से सर बेसिक इनोवेट किया है,
ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। जब कहीं लिखा ही नहीं है तो इसको बदलेंगे कैसे? तो संविधान को बचाने के चक्कर में हमने जुडिशरी को एक ऐसे पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है जिसका हम आज भी देखते हैं। और अगर ये नहीं होता तो कुछ साल पहले जुडिशरी दंके की चोट पे एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर करती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए ये भी तो जुडिशरी ही तय करता है। और जुडिशरी जो है संविधान का एक गार्जियन बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक गार्जियन बन जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन जाता है जी। बट क्या हमारा एंड जस्टिफाइड है? क्या ये हमने सही किया? तो एक बहुत बेसिक कॉन्फ्लिक्ट समझ में आता है सर इससे। राइट सर जी सर। सो देन फर्दर, क्योंकि मैं तो सुनने बैठा हूँ, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटी। इसमें कहीं कहीं कुछ बोलना होगा तो मैं बोल पाऊंगा, बट देयर इज नॉट मच टू से व्हेन इट कम्स टू एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, उसी तरह से सर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में जितने भी मेन्स इश्यूज हैं सर, वो कहीं ना कहीं लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। उसमें मतलब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, हम उसको कट कॉपी पेस्ट करके तोड़ मरोड़ के लीगल कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बना लेते हैं। सर दूसरा आता है ऑर्डिनेंस पावर, जो हमारे आर्टिकल 123 और 213 में दिए हुए हैं। 123 जो है सेंट्रल ऑर्डिनेंस के लिए है और 213 जो है वो स्टेट ऑर्डिनेंस के लिए है। जी। अब इसको सोचिए सर कि ऑर्डिनेंस हमने क्यों बनाया? ऑर्डिनेंस की जो पावर्स है हमारे संविधान में सर किस लिए दे रखी है? इसलिए दे रखी है कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें एक बहुत जरूरी कानून की जरूरत पड़े, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं वो तो कंटिन्यूअस है नहीं, वो तो साल में 3 बार बैठते हैं। जी। हमारा ऑस्ट्रेलिया जैसा हिसाब किताब नहीं है कि 365 दिन हमारी पार्लियामेंट चालू रहती है। हमारे जो सांसद हैं उन पे ये भी उत्तरदायित्व है कि वो जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने क्षेत्र में काम करें। अब बीच में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, दोनों में से कोई भी हाउस नहीं है या स्टेट में नहीं है, और हमें कानून की जरूरत पड़े तो ऑर्डिनेंस है। अब वो ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल हम किस लिए करना चाहते हैं? हमारा एंड गोल क्या है कि लॉ मेकिंग में कभी कमी ना रह जाए, कभी भी कानून ये कारण ना हो कि हमारे देश की कोई समस्या हम सॉल्व ना कर पाए। इसका हमने 3-4 बार बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल सर, आप निर्भया के केस से वाकिफ हैं। जी। जब निर्भया का केस हुआ और एक बहुत ही नेशनल, एक बहुत ही आक्रोश भरी डिमांड थी कि हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको थोड़ा बेहतर किया जाए, उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जाए, तो हम वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऑर्डिनेंस लेके आए और फिर तुरंत ही जैसे सेशन में पार्लियामेंट बैठी तो हमने उस ऑर्डिनेंस को कानून बना दिया। अब ये सही तरीका है। अब मैं इसको फार्म लॉज के नजरिए से देखूं, फार्म लॉ सही है या नहीं है ये तो सर ऊपर वाला ही मालिक है, लेकिन फार्म लॉज को लाने का तरीका, उसमें सवाल उठता है। क्योंकि सर कई बार होता है, आप मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जब नई नई नीतियां लाती हैं तो जिस तरह से वो नीतियां लाई जाती हैं वो मैटर ज्यादा करता है कि वो नीतियां क्या है। तो सर जो ये जब हमारे देश की कृषि संस्थान ये नीतियां लाती हैं या गवर्नमेंट ये नीति लाती है, फार्म लॉज से हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्शन क्या था कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया, आपने पार्लियामेंट में एडिक्वेट डिबेट नहीं किया, और ये कोविड के समय का कानून है, इसमें ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत पड़ने को आ गई, इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। तो सर उस तरह से देखा जाए तो ऑर्डिनेंस भी एक मीन्स वर्सेस एंड्स का बहुत प्राइमरी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट कि आप क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। सर ये एग्जाम्पल हो गया। और संवैधानिक तौर पे एक तीसरा बहुत सब्सटेंशियल एग्जाम्पल निकल के आता है सर, इमरजेंसी का, 352, 356 और 360। अब
इमरजेंसी प्रोविजंस किस लिए थी सर? हम कई बार क्या होता है सर कि हम इमरजेंसी को बहुत ही राजनीतिक तरीके से देखते हैं, हम इमरजेंसी को बहुत ही सामाजिक तरीके से देखते हैं, बट अगर हम इमरजेंसी के इम्प्लीकेशंस को समझें, उसके इफेक्ट को समझें, तो एक लाइन में सर इमरजेंसी एक पावर कंसोलिडेशन एक्सरसाइज है। मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकारों से पावर अपने हाथ में ले रही है जी और वो इसलिए ले रही है क्योंकि देश में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब समेट के कंसोलिडेट करके चलने की जरूरत है। तो इमरजेंसी का इंटेंट हमेशा से वो रहा है, लेकिन क्या वो उस इंटेंट के लिए चली है कि देश में ऐसा हो कि अब हमें चीजें सेंट्रलाइज करनी है, कंसोलिडेट करनी है, स्ट्रीमलाइन करनी है? क्या हमने इन्हीं कारणों की वजह से इमरजेंसी का इस्तेमाल किया है? अगर हम देखें सर, हमारे देश में 200 बार से ज्यादा स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है और जो 1970 के दशक की नेशनल इमरजेंसी है उस पर तो जितनी किताबें लिखी गई हैं वो कम है, उस पर आज भी लोग चर्चा करते हैं, उसको आज भी हम रेफरेंस में देते हैं। तो क्या वो जस्टिफाइड था? तो संविधान में प्रोविजन का कारण और उसको इस्तेमाल करने का तरीका एक फंडामेंटल मींस वर्सेस एंड्स कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने सर बन के आ जाता है। बहुत सही बताया सर आपने, मीन्स एंड एंड्स। गांधी जी भी साधन शुद्धि में मानते थे कि हमको आज़ादी चाहिए पर हिंसा से नहीं, अहिंसा से चाहिए। द मीन्स मतलब जो अपने हथियार है, साधन है, वो सही होने चाहिए, चाहे इमरजेंसी हो, ऑर्डिनेंस हो या कुछ और। तो आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ अ रूट कन्फ्लिक्ट। सर जी सर, फिर ये यूटिलिटेरियनिज्म। सर यूटिलिटेरियनिज्म एथिक्स का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट 2-3 ही है सर गिन चुन के, उसका दूसरा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है सर। कि मतलब आप कुछ थोड़ा सा गलत कर रहे हैं लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप भला करने जा रहे हैं, उससे अगर कम लोगों का भला हो रहा है तो कोई बात नहीं। सर इसकी शुरुआत मैं संविधान से करता हूं सर। 3 एग्जांपल्स मैं सर आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा सर। सर हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं और हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी अब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है सर, वो एक फंडामेंटल यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्फ्लिक्ट है। अगर उसको हम बहुत एक ढंग से देखें सर, फंडामेंटल राइट्स आपके मेरे हम इंडिविजुअल्स के लिए है सर, हम भारत नागरिकों के लिए है, और डीपीएसपी समाज के लिए है, कम्युनिटी के लिए है, एक ओवरऑल देश के लिए है। जी तो फिर सवाल ये उठता है कि देश का भला करने के लिए अगर हम एक दो इंसान की फंडामेंटल राइट अगर कम कर रहे हैं तो क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है? यस और इसी में सर जजमेंट आया था बिल्कुल मिनर्वा मिल्स का, और मिनर्वा मिल्स के जज कोर्ट ने यही कहा था कि 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 2 फंडामेंटल राइट से ऊपर हैं। अगर हम देश का भला करने के लिए 39B और 39C, सर ये 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जी 39B और 39C का मतलब है सर कि हम रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन प्रिवेंट करना चाहते हैं और हम वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर इन दोनों की आड़ में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और आपकी केवल 2 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही हैं, इक्वालिटी और एक्सप्रेशन, 14 और 19, तो 39B और 39C विल बी ग्रेटर देन इक्वालिटी एंड एक्सप्रेशन। मतलब अगर आपको सिर्फ इसी की दिक्कत है कि भाई मेरे को सामान्य ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे को अपनी बात रखने का हक नहीं मिल रहा है, मुझे अपना काम करने का हक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम देश में रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट दे रहे, हम वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहे ताकि देश भर का भला हो सके, तो इससे बड़ा यूटिलिटेरियनिज्म क्या हो सकता है? और सर यहाँ पे सर आपकी इजाजत चाहूंगा,
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का एक संगम होता है और दो जगह पे संगम होता है सर। इसके दो बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स और नेशनलाइजेशन। जी वो इसी कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। जब भी हमारे देश में सरकारों ने इंडस्ट्रीज नेशनलाइज करी है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो रेलवेज, आपने फंडामेंटली ग्रेटर गुड प्रिंसिपल पे नेशनलाइज करी। करेक्ट। तो अगर मेरी खुद की इच्छा है कि मैं अपना प्राइवेट बैंक खोलूं, लेकिन सरकार ने कहा भाई ये तरीका तो नहीं, क्योंकि आपके प्राइवेट बैंकों की वजह से गरीबों को अकाउंट खोलने का मौका नहीं मिलता और वो प्राइवेट मनी लेंडर्स से बहुत कीमती ब्याजों पे कर्जा उठाते हैं और फिर वो साइकिल ऑफ मनी लेंडिंग और एब्जेक्ट पॉवर्टी चलता रहता है। सर माफ करिएगा, थोड़ा आपके सब्जेक्ट के एक दो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ऊपर नीचे हो जाए तो आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस सर। और दूसरा है लैंड रिफॉर्म, और यही लैंड रिफॉर्म नींव बनती है सर केशवानंदा भारती की। अगर ये लैंड रिफॉर्म नहीं होते तो केशवानंदा भारती नहीं होता। यस। इसी को चैलेंज करते करते कहानी शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, फिर जाके केशवानंदा भारती पे आती। बट ये लैंड रिफॉर्म्स तो यही थी कि हमारे देश में आज के टाइम पे हर इंजीनियर के पास लैपटॉप हो ना हो, जनरली होगा, हर किसान के पास जमीन नहीं। और सरकार ने कहा भाई हम तो सोशलिस्ट हैं, तो हमको हर किसान के पास जमीन होनी चाहिए, लेकिन जमीन एक फाइनाइट कमोडिटी है, तो जिसके पास ज्यादा है उससे लेनी पड़ेगी और जिसके पास कम है उसको देनी पड़ेगी। और यही कॉन्फ्लिक्ट फिर जमींदारों ने कहा अरे भाई हमारी पुश्तैनी जमीन है, एकड़ों की जमीन है, ऐसे कैसे ले जाओगे? तो कोर्टों में चैलेंज करना शुरू करा। और उस समय सर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होती थी। तो फिर हमारी सरकार ने बड़ी चालाकी से कहा कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी इतना चिल्ला रहे हो तो राइट टू प्रॉपर्टी ही हटा देते हैं। और फिर घूमते फिरते फिर ये बात बेसिक स्ट्रक्चर पे आके रुकी सर। तो यही कहानी है लैंड रिफॉर्म्स की सर। और यही लैंड रिफॉर्म जब हम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी में जन्म होता है नक्सलवाद का सर। जी। और नक्सलवाद भी एक तरह से देखा जाए तो ग्रेटर गुड कॉन्फ्लिक्ट ही है। आपने कभी उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करा तो दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सिविल वॉर नक्सल वॉर ही तो है। और वो एक दूसरे फॉर्म में नॉर्थ ईस्ट में दिखने को मिलती है, एक तीसरे फॉर्म में जम्मू एंड कश्मीर को देखने को मिलती है सर। तो ये सब इसेंशियली हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स एथिकल ही होते हैं सर। और इसी से सर पहला, जैसे अब जब हम ग्रेटर गुड की बात करते हैं सर, ग्रेटर गुड के आपको सारी एग्जांपल्स फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज में मिल जाएंगे। जितने भी इश्यूज फंडामेंटल राइट्स के, हमने तो खैर 3 ही लिखे हैं, वो सारे के सारे सर आपको किसी ना किसी हाल में मिल जाएंगे एथिक्स में। जी। सबसे पहला जो सॉर्टेड प्रिंसिपल है वो है यूथेनेशिया का। हम अगर मुझे जीने का हक है तो क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं डिसाइड कर सकूं कि क्या मैं मरूं? और हमारे संविधान में तो लिखा है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, मैं वेजिटेटिव स्टेट में हो जाता हूँ या फिर मैं एम्प्यूटेट हो जाता हूँ, तो मेरी लाइफ में कौन सी डिग्निटी बची? एक वो पिक्चर भी आई थी सर, ऋतिक रोशन की थी, आई थिंक गुजारिश नाम था या क्या पिक्चर नाम था, वो इसी पे ही बेस्ड थी सर। तो वो ग्रेटर गुड प्रिंसिपल देखिए यहाँ कैसे लगता है। अब कॉमन कॉज के जजमेंट के बाद, अरुणा शॉम्बाग के जजमेंट के बाद ये तो क्लियर है कि अगर मैं कॉन्शियस नहीं हूं तो मेरे बिहाफ पे मेरे रिलेटिव्स, मेरे गार्जियंस, मेरी फैमिली डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं तो मैं एक अपनी लिविंग विल बना सकता हूं कि कल को मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए और मेरे साथ ये मेडिकल इश्यूज हो जाए तो भाई मेरे को बचाने की तकलीफ मत करिएगा। यूएस में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है सर। बट हम इंडिया में इसको ओपनली एग्जीक्यूट नहीं करते। हम इसको ओपनली इंडिया में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करते, क्योंकि सर इंडिया में इसका अब्यूज के चांसेस बहुत है, प्रॉपर्टी को लेके, एल्डरली कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन को लेके, इसका मेडिकल मिसयूज को लेके। तो इसलिए
ग्रेटर गुड के चक्कर में हमने एक इंसान से उसके जीने का हक रोक रखा है पूरी तरह से। राइट। मतलब यूथनेशिया यहाँ से मतलब बैठ के आ जाता है सर मामला। इसी तरह से सर तो फिर मतलब GS4 में हम ये बस सिंपल 2 लाइन में लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सोशल हार्मनी एंड प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज वी हैव अ वेरी स्कोप ऑफ यूथनेशिया प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। बिल्कुल सुंदर लाइनों में 2 शब्दों में लिख के आएंगे, एग्जामिनर अपने घर से 1.5 नंबर लाके हमको एक्स्ट्रा देगा सर। करेक्ट। तो ये है। यस सर, आपने काफी गहराई से बातें करी। 1-2 एग्जांपल अब मुझे डालने हो इन द सेम लॉजिक। एक तो लिकर प्रोहिबिशन। जी सर। ये अहमदाबाद में हर कुछ महीने में 2-4 लोग PIL डालते रहते हैं कि ये हमारा राइट टू फूड, और उसके अंदर राइट टू एक्सप्रेशन वगैरह घुसेड़ के अंदर वो जो भी है बैन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। दूसरा मुझे याद आता है स्कूल फी कंट्रोल। जैसे नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण हुआ तो स्कूलों की भी फी पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा दिल्ली में, गुजरात में, कई स्टेट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेते रहती। तीसरा मुझे याद आता है प्राइस कंट्रोल। नेशनल वो फार्मास्यूटिकल एक अथॉरिटी है जो ड्रग प्राइस कंट्रोल करती है, जबकि DPCO फ्रीडम वाला ऑफ जो है कॉमर्स है तो फिर फार्मा कंपनियों को मनचाही दाम लेने की छूट होनी चाहिए। अभी सर। अमेरिका के अंदर भी एक इन्फ्लेशन कंट्रोल का कुछ कानून बना, और उसमें प्रेसिडेंट बिडेन बोल रहे हैं कि 65 एज से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको जो दवाइयाँ मिलती है उसके अंदर हम प्राइस कंट्रोल करेंगे। भले मतलब इंटरेस्टिंगली USA विच इज़ फॉलोइंग द मेथड ऑफ कैपिटलिज्म, वो भी अब भाव नियंत्रण के बात पे आ रहे हैं। उसी तरह बीच में एयर इंडिया तो नहीं, सभी एयरलाइन कंपनीज ड्यूरिंग कोरोना देवर चार्जिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, तब भी गवर्नमेंट ने सब एयर टिकट पे प्राइस कंट्रोल रूल लागू किए थे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करने वाली सब कंपनियों पर RBI ने कुछ रोक लगाई थी कुछ साल पहले कि बैंकों ने इनके साथ कोई रिश्ते नहीं रखने, और ये सब क्रिप्टो करेंसी कंपनियां फिर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स है और ये डिसप्रपोर्शनेट है, कि आपने पूरा बैन किया तो ये तो कोकेन या ऐसी इलीगल चीज़ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा कि हाँ राइट टू, मतलब टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करते हैं, जिसकी मदद से हम ये पाते हैं कि इन कंपनियों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसके मुकाबले ये जो RBI इसने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर दी, एंड देन द बैन वाज लिफ्टेड। सो यस, ग्रेटर गुड के चक्कर में बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स मित्रों आप कर सकते हैं। द रिक्वायरमेंट इज न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत रखिए। ऑफकोर्स मंथली मैगजीन्स आर देयर, बट जो न्यूज़पेपर आप सुकून से पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, एक दिन में 1 बादाम खाओगे इट विल हेल्प योर हेल्थ। अगर आप 200 बादाम एक दिन में खाओगे तो यू विल नॉट बिकम ऋतिक रोशन, जस्ट लाइक दैट। जी सर, आगे। सर प्रिवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। आप में से जितने भी एग्जांपल्स दिए सर वो बिल्कुल ऑक्यूपेशन रिलेटेड सेक्टोरल थे, और उसका कहीं ना कहीं मतलब लिंक सोशलिज्म पे आता है। जी और सर सोशलिज्म पे बस उसी आपके ही एग्जांपल्स थोड़ा सा मैं और इसको एक लार्जर अम्ब्रेला में बांधूंगा। दूसरा जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है फॉर एग्जांपल वो है प्रिवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का। और ये प्रिवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल हमें अपने IT रूल्स में देखने को मिलता है। यस IT एक्ट है सर, वो IT एक्ट में सबसे पहले रूल्स आए 2011 में, फिर उन रूल्स को बदल के आए 2021 में, फिर 2022 में एक अमेंडमेंट आया उन रूल्स में, और 2023 में रूल्स में अमेंडमेंट आया। तो बेसिकली IT रूल्स है, IT एक्ट है और IT रूल्स है सर। जी अब इन रूल्स में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो थोड़ी सी पचाई नहीं पचती, कि फॉर एग्जाम्पल आजकल तो आपको पता ही है सर कि वो वायरल मैसेजेस होते हैं जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में ऐसे इधर उधर जाते रहते हैं, और चीजों को वायरल होने में आजकल समय लगता नहीं है। तो फिर क्या होता है सर कई बार कि वो कहीं ना कहीं एक कम्युनल राइट बन सकते हैं, एक वायलेंस लोकली स्पार्क कर सकते हैं। अब इन चक्करों में सर, इन चक्करों में किसने वो मैसेज पहली बार भेजा था उसका हमें आइडिया रहता नहीं, और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। तो IT रूल्स में ये कानून बना के दिया गया है कि अगर कोई ऐसा मैसेज है जो हेट्रेड पैदा कर रहा है तो सरकार इन कंपनी से उस इंसान का नाम, पता, नंबर मांग जिसने ये मैसेज पहली बार भेजा था, द ओरिजिनेटर ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। जी जी सर, ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज।
अब कंपनियां कहती हैं कि भाई हमारा तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कि जो दो लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं उसके अलावा किसी को नहीं पता, कंपनी भी नहीं पढ़ सकती कि हमारे क्या मैसेजेस हैं। तो लेकिन हमारे देश की सरकार कहती है कि भाई तुम्हारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक तरफ, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एक तरफ, तो पहले देश बचा लें, फिर इंक्रिप्शन में आप वो जो है जिफ भेजते रहिएगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक जरूर दे देता है। तो इसलिए सर ये भी एक सिक्योरिटी और प्रिवेसी का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। यही कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे तरीके से सर, अब इस पे तो खैर सुप्रीम कोर्ट की अभी भी केस चल रही है, इस पे कमेटी भी बिठाई गई थी सर। आपको ध्यान होगा पेगासस का इशू हुआ था जी। और पेगासस का इशू भी एक तरह का इसमें एक एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा आप जानते हैं सर, पेगासस एक इजरायली फर्म है और वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जो मतलब बिना फोन को हाथ लगाए या कंप्यूटर को हाथ लगाए वो इंस्टॉल हो जाती है सर, डिवाइस पर रिमोट इंस्टॉल हो सकती है और उससे आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। अब इस पे एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन करी, भारत के भी कुछ न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व थे और पता चला कि देश भर में और दुनिया भर में काफी सरकारें इस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अपने लोगों पे, ऑपोजिशन के लोगों पे, वकीलों पे, सोशल एक्टिविस्ट पे, न्यूज एंकर्स पे ये इस तरह से सर्वेलेंस कर रही है। तो इसमें एक PIL फाइल हुई थी, मनोहर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बिठाई और कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेट करो। अब रोमांचक बात यह है कि अभी तक उस कमेटी पे एक भी केस ऐसा नहीं आया है कि कोई बोले कि हाँ मेरे फोन में एविडेंस है पेगासस का, वो कहानी अलग है। लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि आपका सर्वेलेंस हो सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तो। और इसी का एक पुराना वर्जन देखें तो सर सेडिशन में भी आके बैठता है। खैर अब तो सरकार कह रही है कि शायद नए कानून में सेडिशन ना रहे, लेकिन यही प्रिंसिपल जो नेशनल सिक्योरिटी का ग्रेटर गुड है, जो हमारा एंड गेम नेशनल सिक्योरिटी का है, उसी के प्रिंसिपल सेडिशन भी चलता है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर केदारनाथ में गाइडलाइन दे दी थी कि अगर आपकी स्पीच वायलेंस इंसाइट कर रही है तो वो सेडिशियस है, अगर नहीं कर रही है तो नहीं है। तो जहां नेशनल सिक्योरिटी एक ग्रेटर गुड हो जाता है वहां पे भी बहुत सारे राइट्स बेस्ड एग्जांपल्स आ जाते हैं सर। सिमिलरली जब आपको वो CA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आपको याद होगा सर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में यही गाइडलाइन दी थी कि तुम्हारा प्रोटेस्ट एक जगह, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में सड़क तो नहीं ब्लॉक कर सकते कि, और वो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन था सर, वहां से बहुत लोग, बहुत बच्चे, बहुत लोग ऑफिस जाते थे, स्कूल जाते थे। तो इमीडिएटली ऑर्डर दिया गया था कि भैया आप ये प्रोटेस्ट को आप एक नॉन जगह से हटा दो, बिकॉज ये सिक्योरिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, पब्लिक सेफ्टी की बात है। ठीक है। और सर इसी का एक तीसरा एग्जाम्पल निकल के आता है फार्म लॉ के प्रोटेस्ट में कि भाई आपने फार्म लॉ प्रोटेस्ट किया, सही बात है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। अगर आप फार्म लॉ प्रोटेस्ट की आड़ में वायलेंस कर रहे हैं, एंटी नेशनल सेंटिमेंट अगर उजागर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। और इसी तरह से सर आपने देखा होगा हमारे पास एक कानून है सर, आपका और हमारा कॉमन टॉपिक है FCRA वाला कानून, जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है सर। उस एक्ट से होम मिनिस्ट्री को ये पावर मिलती है कि NGOs पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, क्योंकि कई बार NGOs को इस एक्ट के जरिए बाहर से कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर वो उस कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कुछ ऐसे चीजों में कर रहे हैं जिससे हमें एक नेशनल इम्पैक्ट हो सकता है, एक सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है, तो फिर हम उन NGOs का लाइसेंस कैंसिल करते हैं। ये एग्जाम्पल जो FCRA वाला एग्जाम्पल है सर, ये ग्रेटर गुड में भी बैठेगा, ये मीन्स वर्सेस एंड में भी बैठेगा। क्योंकि आपको पावर तो दी है, लेकिन क्या आप ये पावर ऑपोजिशन या डिसेंट के लिए कर रहे हो तो गलत इस्तेमाल, लेकिन आप ये पावर देश में सुरक्षा और हार्मनी मेंटेन करने के लिए कर रहे हो
तो सही कर रहे हो, राइट। और सर जो जो तीसरा जिस बारे में आप भी बात कर रहे थे, बिटकॉइन, लिका प्रोहिबिशन, इन्फ्लेशन और ये अपना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सब में सर कहीं ना कहीं इसकी नींव जो है समाजवाद से जुड़ी हुई है, सोशलिज्म से जुड़ी हुई है। एंड सोशलिज्म सर इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटर गुड, कि मतलब आप सबका भला होना चाहिए, सब में समानताएं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी होनी चाहिए, और इस काम को कारगर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार है और सरकार के अलावा और कोई नहीं। तो सोशलिज्म का मतलब ये है। तो सर चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों विच आर एसेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशलिज्म, चाहे वो हमारे देश के कितनी भी सोशलिस्ट पॉलिसीज रही हो, नेशनलाइजेशन हो, आप सब्सिडी भी एक तरह से सोशलिज्म का ही प्रिंसिपल है सर, जिसमें हम सरकार अपने पे हिट लेती है। सर अगेन सर माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बहते बहते इकोनॉमी पेपर 3 में मैं आ गया, लेकिन सब्सिडी तो सर सरकार का खर्चा है सर, सब्सिडी सरकार को वापस मिलनी है नहीं, वो तो बहा रही है पैसा। जैसे स्टार्टअप पैसा बर्न करते हैं, वैसे सरकारी सब्सिडी पे पैसा बर्न करती हैं। तो सर उसमें क्या हो जाता है कि आप खुद पे हिट ले रहे हो, अपने फाइनेंशियल प्रूडेंस पे हिट ले रहे हो, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे हिट ले रहे हो, लेकिन जो इसेंशियल चीजें जो प्रोड्यूस होनी चाहिए वो हो रही हैं। तो वो सोशलिज्म की बात है सर। नेशनलाइजेशन हो गया, आपने एनपीपीए की बात करी, इनफैक्ट सर ध्यान आता है, मैं थोड़ा सा आप क्लास के लिए मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ के आऊं, जो सर वो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स होते हैं सर, वो एक सेमी रेगुलेटेड रेट, कि मतलब एक दायरा है और उस दायरा के पार गए तो फिर आरबीआई इंटर दायरे के अंदर आई थिंक मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन। तो वो भी एक तरह सोशलिस्ट सरकमफ्रेंस ही हुई, कि मतलब ऐसा ना हो कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ही हो जाए, तो ग्रेटर गुड है सर। सिमिलरली सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भी उस तरह से इसी एग्जाम्पल में आके फिट होता है, कि देश के मतलब हमने 1991 में रिफॉर्म इसलिए लाए क्योंकि अब ग्रेटर गुड यही था, अगर हम अभी बंद रह जाते तो अब तक हम शायद खत्म हो जाते सर। तो सर यूटिलिटेरियनिज्म के ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं सर। तो मित्रों, सर ने काफ़ी एथिक्स के अंदर हम कैसे पॉलिटी के केसेस और टॉपिक्स को रीयूज कर सकते हैं उसकी सर बात कर रहे थे। मीन्स वर्सेस एंड के कंटेक्स्ट में सर ने कुछ एग्जांपल हमें दिए, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑर्डिनेंस पावर, इमरजेंसी प्रोविजंस, और उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म, ज़्यादा लोगों का भला करने के लिए कुछ लोगों का भले नुकसान होता हो, उस केस में भी पैसिव यूथेनेसिया, प्राइवेसी, सोशलिज्म वगैरह की बात हुई। सर तो जब हम जैसे बात कर रहे थे कि राइट से निकल के आता है, हमने प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का तो एग्जाम्पल दिया सर, सीए के बारे में बात करी हमने, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बारे में बात करी। एक तो जनरल प्रिंसिपल है कि हम स्ट्राइक्स अलाउ नहीं करते हैं फंडामेंटली। स्ट्राइक एक तरह से स्टैट्यूटरी राइट है सर, इंडस्ट्रियल कोड में है, बट कोई फंडामेंटल राइट है नहीं। और इसके बाद सेंसरशिप आ जाता है सर। अब सेंसरशिप में बहुत कहानियां चली हैं सर पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से। पहला तो जैसा आप जानते हैं कि जो फिल्म ट्राइब्यूनल था उसी को हमने बंद कर दिया है, और दूसरा जो हमारा सेंसरशिप जो सेंसरशिप एक्ट है सर, उस एक्ट में हमने चेंजेस करे हैं और कहा है कि सरकार किसी भी टाइम पे किसी से भी कंप्लेंट लेके, चाहे वो फिल्म चल ही रही हो थिएटरों में, उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे सर, अब हम सिर्फ सेंसरशिप की बात करते हैं तो सेंसरशिप फिल्म की है, न्यूज़ की है, नॉन न्यूज़ मीडिया की है, डिजिटल की है, ब्रॉडकास्टिंग की है। और जो प्रिंसिपल ऑफ सेंसरशिप है सर, वो वही है कि ऐसा कुछ एट अ लार्जर लेवल लोगों के मॉरल क्वेश्चन को कम कर दें या सेंसिटिव हो, उसको रोकने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है, या उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। माना कि 100 में से 10 लोग सेंसिटिव हैं, समझ जाएंगे, लेकिन 90 लोग इससे गलत तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, इसका मैसेज गलत घर ले जा सकते हैं। तो इसकी फाइनल कॉल अगर सरकार लेती है,
तरह से ग्रेटर गुड का प्रिंसिपल ही हुआ। और चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे आईटी रूल्स की वजह से डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग इन मीडिया हो, चाहे केबल टीवी एक्ट की वजह से टाटा स्काई लाइव झिंगालाला हो, कुछ भी हो सर, उसमें सेंसरशिप कहीं ना कहीं हमेशा रहती है सर। और एक बड़ी आपको एक छोटा सा सर एक वाक्य याद आया, मैं आपको बताऊंगा, आपने आसपास जरूर नोटिस करा होगा, बच्चों ने भी करा होगा सर। हम लोग सब एफएम सुनते हैं सर, रेडियो सिटी, फीवर 90, ये सब वो सब जी। आज तक सर किसी भी एफएम चैनल पर आपको न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगी, आज तक नहीं मिलेगी। मतलब आज हमारे पास 24 घंटे के प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल्स हैं, आज तक आजकल यूट्यूब पे न्यूज है, डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट एफएम चैनल पे न्यूज ब्रॉडकास्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एफएम का पेनिट्रेशन है सर, वो अखबार, टीवी, फिल्म से कहीं ऊपर है। और अभी तक वो इतना पुराना कानून है, हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं करी, हमने उस पर बहुत कंट्रोल कर रखा है। क्योंकि अगर प्राइवेट चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट करने लग गए तो फिर किसके पास क्या जाएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है सर। राइट। और तीसरा सर, जो एक बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि इसको एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देखा जाए, इसको अपने आप को इससे थोड़ा सा देखा जाए, जो आरक्षण का इशू है, जो रिजर्वेशन का इशू है सर। रिजर्वेशन भी कहीं ना कहीं ग्रेटर, हमने हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस डाले, जिससे जो लोग अपने कास्ट की वजह से, अपने इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने रिजर्वेशन के प्रावधान डाले, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन में हो, हमने बहुत जगह रिजर्वेशन डाला है। वो इसलिए डाला है ताकि आगे चल के everybody has the same opportunity to compete और एज अ होल देश प्रॉस्पर कर सके। और इसलिए सर, मतलब रिजर्वेशन एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, एक ग्रेटर गुड प्रिंसिपल, एक एथिकल प्रिंसिपल है। अब हम जिस तरह से कर रहे हैं, जो हम जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब कई राज्यों में सर, आप तो जानते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बातें हो रही हैं, अलग अलग कास्ट और सब कास्ट कैटेगराइजेशन की बातें हो रही हैं। तो ये रिजर्वेशन ही नहीं, बट मींस वर्सेस एंड का एग्जाम्पल भी बन जाता है कि कई बार लोग रिजर्वेशन को वोट बैंक पॉलिटिक्स से भी इक्वेट कर देते हैं। एज एन आइडिया, एफर्मेटिव एक्शन इज अ गुड आइडिया। उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ता है सर। मुझे इफ यू कुड आल्सो पुट हाईलाइट ऑन दिस, अमेरिका में कुछ अभी जजमेंट आया था कि रिजर्वेशन कुछ कॉलेज में बंद हुआ, वाज देयर समथिंग लाइक? यस सर। सो में पिछले 6 महीनों में 2 चीजें हुई हैं सर। पहला, उनका एक नेगेटिव जजमेंट आया है, और दूसरा एफर्मेटिव एक्शन, जो हमारे यहाँ जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, अमेरिका में उसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। और एफर्मेटिव एक्शन सर डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी पे बेस्ड है। वो डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी रेस हो सकती है, एथनिसिटी हो सकती है, रिलीजन हो सकता है। तो अमेरिका के कोर्ट ने बोला है, कॉलेज के एडमिशंस हैं, वहां पे एफर्मेटिव एक्शन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्कूल जा चुका है तो फिर उसके पास वो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिल गई है उसको उस लेवल पे compete करने की। और सर, इससे रिलेटेड सवाल आया भी है सर। सवाल ये आया है कि मेंस में कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया और अमेरिका में, राइट टू इक्वालिटी का कंपैरिजन करने के लिए, और ये मेंस में हाल ही में आया था जब वो अमेरिका में सर वो ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा एफर्मेटिव एक्शन के हकदार जो हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और उनकी मूवमेंट का नाम सर ब्लैक लाइव्स मैटर था सर। तो सर यहाँ मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई डिसीजन लेती तो शायद गवर्नमेंट उसको मतलब 9 शेड्यूल में करके या उसके ओवर जाके नया कानून बना के सुधार कर सकती थी। डज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड समथिंग लाइक दैट?
सर कहानी वहीं से शुरू होती है। हमने हमारी आज की क्लास शुरू करी सर बेसिक स्ट्रक्चर से। रिजर्वेशन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बहुत जजमेंट्स में कहा है कि रिजर्वेशन आपका हक नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ राइट, इट इज अ प्रिविलेज। तो रिजर्वेशन बढ़ाना या घटाना ये काम सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, ये काम हमारे देश की पार्लियामेंट भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत रिसेंटली ईडब्ल्यूएस का केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे थे कि भाई इंदिरा सोनी का जजमेंट है कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो अब ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो अब जनरल में से निकाल रहे हैं, तो अब वो 50+10% हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को सही माना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपहोल्ड करी, लेकिन वो चाहते तो वो हटा सकते थे। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट हटा दे और फिर पार्लियामेंट कानून बना दे और उस कानून को 9 शेड्यूल में डाल दे, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जहां अगर पार्लियामेंट ने ये 9 शेड्यूल में डाल दिया, तो 2007 का सर आर कोहेलो का बड़ा बढ़िया जजमेंट है कि 9 शेड्यूल में अगर ऐसा कुछ भी है जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो आप जुडिशियली चैलेंज कर सकते हो। तो वो कहानी घूमती रहती है सर, वो सर्कल में चलता रहता है। यही तो सर पूरी बेसिक स्ट्रक्चर की कहानी है कि पहले फर्स्ट अमेंडमेंट आया, फिर सज्जन प्रसाद आया, फिर 4th अमेंडमेंट आया, फिर सज्जन सिंह आया, फिर 17th अमेंडमेंट आया, फिर गोलकनाथ आया, फिर 24, 25, 26, 29th अमेंडमेंट आया, केशवानंद भारती आया, 42nd अमेंडमेंट आया, मिनर्वा मिल्स आया, 44th अमेंडमेंट आया, फिर आर कोहिलो आया। तो कहानी ऐसे बिल्कुल जिग वो घूमते रहते हैं सर, जुडिशरी वर्सेस उसमें, सब में वही कहानी है सर। मुझे इसमें ये याद आता है कि जो अमेरिका में कोर्ट बोल रहा है कि स्कूल में अगर रिजर्वेशन मिला है तो कॉलेज में नहीं। आई थिंक समथिंग लाइक दैट हैपन इन IIM अहमदाबाद, कि उनका ये कहना है कि MBA के अंदर हम रिजर्वेशन देंगे लेकिन जो PhD सीट है उसमें रिजर्वेशन नहीं देंगे। देन मैटर वेंट टू हाई कोर्ट, और उनका कुछ ये वो भी तर्क दे रहे थे कि MBA में उनको इतनी पढ़ाई होनी चाहिए कि PhD में मेरिट के हिसाब से हम करेंगे। देन व्हाट हैपेंड, आई वाज नॉट फेमिलियर, बट ऐसी वहाँ पर भी वो लड़ाई कुछ साल पहले चल रही थी। अभी भी वो चलता है कि IIM का बोर्ड ऑफ गवर्नर और चेयरमैन को सरकार हटाए, इसलिए प्रेसिडेंट को विजिटर बना दिया सब IIM के। तो वो बोलते हैं हमारी ऑटोनॉमी पे खतरा है, सो अगेन फॉर ग्रेटर गुड इट मे बी रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, एक अलग डिबेट चलती है। बिल्कुल यस सर। सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सर इस पे जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है मेरे हिसाब, क्योंकि इसमें ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को सर हमें समझने के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स रखने होंगे। जैसा आप भी जानते हैं सर, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे धर्मों के लिए एक ही कानून है। सिंपल मतलब ये है कि सब धर्मों के कानून को हमने एक कानून में लिख दिया है। इसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं सर। जैसे लेबर लॉज में हमने बहुत रिसेंटली कंसोलिडेशन किया था, हमारे EPF एक्ट थे, फैक्ट्री एक्ट थे, इतने सारे कानून थे। उन कानून को फिर हमने 4 या 5 मेजर लेबर लॉज में ले आए, कि कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उस तरह से। तो इसी तरह हमारे देश में कुछ पर्सनल कानून है, कुछ निजी कानून है। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। और ये चीजें शादी, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेके बात करते हैं। अब इतने सारे कानून है, इसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और कहीं ना कहीं किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ कुछ अनजस्ट भी होता है। तो ये आइडिया है कि आप एक कानून बनाएं जिसमें जैसे 1 से 10 सेक्शन हिंदुओं के लिए हो गया, 11 से 20वां सेक्शन मुसलमानों के लिए हो गया, 21 से 30वां सेक्शन क्रिश्चियंस के लिए हो गया। ऐसा आप करें, और सभी धर्मों में जो बेसिक ऑफरिंग है, जो सबसे बेसिक नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसको आप इन्फोर्स करें कानून की नजर से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सर मतलब ये है। इसमें एक जेंडर का कॉन्टेक्स्ट भी है। अब इससे हमारे देश के साथ एक इतिहास में घटना घटी जिसको हम बोलते हैं बंटवारा। तो रिलीजन ए पार्ट ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। हम चाहें भी तो हम धर्म को समाज से अलग नहीं कर सकते, और हर चीज में कहीं ना कहीं
रिलीजन का एक एंगल जरूर आ जाता है। तो फिर रिलीजन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी सर। हम अपने आप को हमारे धर्म से, हम जो भाषा बोलते हैं, हम जिस राज्य में रहते हैं उससे आइडेंटिफाई करते हैं। और कोई चीज अगर उसको यूनिवर्सलाइज कर दे तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमारा धर्म, हमारी भाषा, हमारा रीजन जाने वाला है। तो ग्रेटर गुड क्या है कि मैरिज में, डिवोर्स में, प्रॉपर्टी वगैरह में लोगों को बेहतर हक मिल सके। और ये इसके बहुत बेसिक इफेक्ट्स भी है सर। जैसे आप जानते हैं सर, एज ऑफ मैरिज होता है। तो जब एज ऑफ कंसेंट और एज ऑफ मैरिजेस में चेंज होते हैं, जैसे एज ऑफ मैरिज है, अब इस्लामिक लॉ के हिसाब से एज ऑफ मैरिज है व्हेन द गर्ल इज अटेन प्यूबर्टी। लेकिन सरकार ने अभी रिसेंटली एज ऑफ मैरिज में चेंज करा। इससे आपने एक तरह की समानता लाने की कोशिश करी कि कम से कम इस साल से नीचे तो लोगों की शादी मत करो। और इसको फिर सरकार जो है एक वो जननी सुरक्षा सुकन्या समृद्धि योजना नाम की एक स्कीम है कि 18 साल से पहले आप बच्ची के नाम पे एक अकाउंट डिपॉजिट कर दो, उसमें आपको सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और 18 साल तो आपकी शादी की उम्र है, तब तक बच्चा पढ़ भी लेगा। तो एक तीर से दो निशाने। सिविल कोड एक गुड का ही मतलब बहुत ही सटीक एग्जांपल है सर। और हमने खैर लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तो बात करी भी थी सर। सर नाउ if you could entertain some of my queries। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड छोटे छोटे बेसिक सवाल ही हैं बच्चों के नॉलेज के लिए। क्या कोई इंडिविजुअल स्टेट अपने से लागू कर सकता है कि असम ऐसा बोल रहा है कि हमारे यहाँ मतलब 2 शादी अलाउ नहीं करेंगे, ऐसी हम पब्लिक से राय मांग रहे हैं। सो कैन दे यूनिलैटरली डू समथिंग, या सिर्फ यूनियन ही ऐसा कानून बना सकता है? नहीं सर, स्टेट्स कर सकते हैं सर, ऐसा इशू नहीं है। जैसे गोवा में भी सिविल कोड है। इनफैक्ट गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें आपको थोड़ा सा पोर्चुगीज बेंट ऑफ माइंड भी मिलेगा क्योंकि पुरानी टेरिटरी रही है। तो लिस्ट में आता है सर इन तरह के कानून। और क्रिमिनल लॉ जनरली भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो स्टेट्स कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एथिस्ट के अंदर जो उनकी अपनी ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल होती है, देन कैन दे से कि नहीं ये तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि हमें अलग पावर मिले हैं? सर कोई भी कानून एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई भी कानून सिर्फ 2 लाइन में नहीं होता। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 3 तरह के स्पेशल प्रोविजंस हैं, 6 शेड्यूल और पंचायत शेड्यूल्ड एक्ट। ये खासकर इन एरियाज के लिए बनाए गए हैं सर। और इनकी वजह से आपको नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज में कुछ स्पेशल, जैसा आप बता रहे, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स हो गए या इनहैंस पावर्स टू द ग्राम, या फिर एक तरह की प्रोटेक्शन होगी। इनफैक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी जो है आपके 6 ही नहीं है, एज एन एग्जेम्पशन है सर, वो लगता ही नहीं है वहाँ पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपके इन पर्सनल लॉस को रेगुलेट करेगा, वो इन एरियाज में नहीं लगेगा सर, 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में, बिकॉज इनके पास ऑन ग्राउंड ऑटोनॉमी है सर। तो ऑफ कोर्स वहाँ रुक जाता है सर। राइट। तो मित्रों ये भी सब चीज़ें आपको मतलब याद रखनी है परीक्षा के लिए। सर लैंड रिफॉर्म की तो आपने बात करी। देन दिस नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, जस्टिस फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। यस सर, इसमें अब जैसे ये थोड़ा सा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला पोर्शन पे हम आ गए हैं सर। अब जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विमेन के लिए भी बात कर रहे थे सर। आप जानते हैं सर कि हमारे पंचायती सिस्टम में सभापति वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर देखा जाए तो वो एक एथिकल प्रॉब्लम है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें विमेन को 33% रिजर्वेशन अक्रॉस पंचायती राज देना है। अब हम दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बना तो दिया सरपंच हमने विमेन को, लेकिन जो असल में जो काम करने वाले लोग हैं वो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं। तो इंटेंट वर्सेस एग्जीक्यूशन, बहुत बेसिक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाता है कि भाई हम क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया। सिमिलरली सर, पिछले कुछ सालों में कुछ देशों ने, कुछ राज्यों ने
एजुकेशन बेस्ड रिजर्वेशन भी लाया था पंचायती राज के सिस्टम में कि जी। आप सरपंच बनना चाहते हैं तो 6 पास होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे अगर आप हेड बनना चाहते हैं तो 8 पास होना चाहिए, और जिला का हेड बनना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। राजस्थान आई थिंक उनमें से एक राज्यों में से नंबर 1 पे था। गुजरात में भी सर अर्बन बॉडीज में थोड़े टाइम के लिए ये हुआ था। फिर ये वापस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जब इतनी लिटरेसी रेट ही नहीं है विमेन की और आप कह रहे हो कि 6ठी पास होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, वो पॉलिसी ही नहीं बैठ पाई। तो ये कहीं ना कहीं फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक एथिकल डिलेमा बन जाता है सर। आज हम विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट की बात करते हैं, और अगर आप देखें इसको एक बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, हमारे कानून इंडियन पीनल कोड जो अभी कुछ ही दिनों का मेहमान है, जैसा हमें बताया जा रहा है, उसमें कानून है, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 498A। मतलब 98A को थोड़ा सा एक बायस सेक्शन भी काफी सेक्शन कहती है सोसाइटी का, कि अगर एक मैरिड वुमेन के खिलाफ कोई भी आप कह सकते हैं कि वायलेंस है या कुछ भी बुरा बर्ताव है, तो आप सीधा सीधा FIR कर सकते हैं। ये नॉन कॉग्निजेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अब इसका कई बार मिसयूज भी होता है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि 10 में से 8 टाइम हमारे देश में विमेन के साथ गलत हो रहा है, 2 बार गलत नहीं हो रहा है। तो ये जो बैलेंस ऑफ आउटकम है सर, हमें वो करना पड़ता है। तो इसीलिए सर ये कहीं ना कहीं विमेन रिलेटेड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इसमें आपको जरूर देखने को मिलते हैं सर। और Right. हम सर सर आप ट्राइब्स बताइए। की हम बात कर सर हम ट्राइब्स की जब बात करते हैं, अब इसको देखने का एक लीगल तरीका भी है, एक इन्वायरमेंटल तरीका भी है, जिसमें वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए कुछ खास प्रावधान दिए गए हैं। लीगली जो है आपका 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पीसा दिया गया है। हमारे पास एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं। अब क्योंकि ट्राइब्स का सारा प्रिंसिपल प्रोक्सिमिट डेवलपमेंट पे है, मतलब वो अपने आसपास के एरिया में, आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत खुश है, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। अगर उनको आप वहीं पे डेवलप कर सको, वहीं उनको आप मेन स्ट्रीम में ले आ सको, आप वहीं उनके साथ बेटर बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सको, आप उनसे उनकी जमीन मत छीनो, तो फिर वो बेहतर है। तो इसलिए सर हमने जो 5th 6th शेड्यूल और पीसा लाया, वो इन्हीं को एम्पावर लाया था सर। इसका बहुत फंडामेंटल मतलब इसका बहुत एक फंडामेंटल रोल था सर। और राइट। दूसरा सर, क्योंकि हम ये नहीं कर पाते हैं कई बार ठीक से, तो नक्सलिज्म में फिर इसका आपको रोल देखने को मिलता ही है सर। और हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का सवाल है, हमने सर रिजर्वेशन की तो बात कर ली, बट हम जैसे हमारे संविधान में बहुत यूनिकली अनटचेबिलिटी को बहुत क्लियरली अबॉलिश किया गया है। हमने अपने फंडामेंटल राइट में लिखा है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती। संविधान ने ये निर्देश भी दिया है कि इसको जो है क्रिमिनली हमको चार्ज करना पड़ेगा। और इसी के लिए सर हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, जो पहले प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी हुआ करती थी, ताकि हम स्पेसिफिक क्रिमिनल ऑफेंसेस पे चार्ज कर सकें। क्योंकि और हमने एक बहुत ही सेंसिटिव लॉ है, बहुत ही पावरफुल लॉ है सर, SC/ST एट्रोसिटीज वाला, कि अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा हो और उसमें अगर कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हो, तो उस पे कानून लग सकता है। इसमें भी जुडिशरी और पार्लियामेंट आगे पीछे रहा है मामला, बट ये हमने जरूर किया हुआ है। जी सर, तो मित्रों सर यहाँ पर हमने मीन्स वर्सेस एंड ग्रेटर गुड इनकी बातें देखी। आखिरी 2 स्लाइड अब बचती हैं कि जिसके अंदर सर अब बात करेंगे गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस और एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच का रिश्ता। तो सर इसमें आप ई गवर्नेंस। सर ई गवर्नेंस का जो एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है सर, वो डेवलपमेंट वर्सेस इंक्लूसिविटी का कॉन्फ्लिक्ट है सर।
बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है सर। आज सरकार का हर विभाग, मिनिस्ट्री से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, जहां मौका मिले ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, डेटाबेस बनाओ, गवर्नेंस रखो। जहां मौका मिले सर, लोकल से लोकल लेवल पे भी, एकदम राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है सर, तो इसको ध्यान से समझते हैं सर। अगर हमारे पास ई गवर्नेंस है तो जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हमको ट्रांसपेरेंटली समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारी एप्लीकेशन यहाँ है, हमको ये मिलने वाला है। जब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है सर हमारे अकाउंट में जैम ट्रिनिटी के थ्रू, तो चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। लेकिन इस ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, चाहे वो जैम हो, डीबीटी हो, आपका पोर्टल हो, आपके पासपोर्ट सेवा ऐप्स, सर बहुत एग्जांपल है सर। कंप्यूटर तो उसको चलाना आना भी तो चाहिए। हम डिजिटल एजुकेशन की इतनी बात कर, लेकिन डिजिटल डिवाइड की वजह से डिजिटल एजुकेशन कभी भी ग्रास रूट तक पहुंच नहीं सकता। तो अभी हम कहते हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस, और मतलब गवर्नमेंट भी कहता है कि ऑनलाइन सपोर्ट देना चाहिए, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, लेकिन अभी भी डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल डिवाइड जो है वो अभी भी बहुत कम, मतलब बहुत बुरे हाल में है। और इसीलिए ये एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। आप इसको सरकार की तरफ से सोचिए सर कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 करोड़ का बजट है। अब आप वो 1000 करोड़ का बजट डिजिटाइजेशन में लगाना चाहते हैं या डिजिटल डिवाइड को कम करने में लगाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो फाइनाइट ही है। तो आप उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो एक एथिकल डिलेमा हो जाता है, वो एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सर ई गवर्नेंस का। राइट सर देन सर सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। सर एक लाइन में समझाया जाए तो सर सिटीजन चार्टर नागरिकों का अमेज़न प्राइम, कि मतलब ये हमारे सर्विसेज हैं, इतने समय में हम दे देंगे, अगर हम नहीं देंगे तो हमारी सैलरी कटेगी। अब बहुत सिंपल है कि सर इसका एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से बैठता है कि आपने कहा कि हम आपको सर्विस टाइम पे तो दे देंगे, और अगर हमने नहीं दिया तो फिर सैलरी कटेगी। अब सरकार तो सर लूपहोल का खेल है, या तो वो कुछ ऐसे डिलेज बताएंगे जो एग्जेम्पशन में जस्टिफाइड होंगे, या फिर जल्दी के चक्कर में जो जो बेनिफिट मिलना होगा सर, वो बेनिफिट जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, या वो अच्छे स्तर का नहीं होगा कि आपको वो हर हालत में मिलना था। तो क्वालिटी और प्रोसीजरल डिलेज को कम करने के चक्कर में आप सिटीजन चार्टर की आड़ में जो चाहे करना चाहे, वो एक बहुत बड़ा एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है सर। करेक्ट सर। आजकल सिटीजन चार्टर मित्रों काफ़ी बन रहे हैं, सेबी ने भी बनाया है, टैक्स पेयर चार्टर भी है। हालांकि उसकी फिर इवेल्युएटेड रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाए, देन इट कुड शेड मोर लाइट। एंड लास्टली सर देयर इज एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसमें रेफ्यूजी क्राइसिस एंड ग्लोबल गवर्नेंस। सर ये तो पेपर 4 का एक बहुत क्लियर टॉपिक भी है, और सर आईआर तो एक क्लासरूम की तरह होता है। 2-3 बच्चे कूल होते हैं और वो कूल बच्चों के फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर्स के अपने थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाते हैं। तो मतलब आईआर अगर समझना हो तो आप एक कॉलेज या स्कूल के क्लासरूम को समझ लीजिए, आईआर आप समझ लीजिए। अब एथिकल कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारे हैं सर। सबसे पहले जैसे आपने बताया रेफ्यूजी क्राइसिस, जैसे म्यांमार के साथ इंडिया को थोड़ा सा फेस करना पड़ा, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी एक बर्डनिंग पॉपुलेशन है, और क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी एक बर्डनिंग पॉपुलेशन है और एक थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इंडिया ने कहा कि भाई हम रोहिंग्या को नहीं ले सकते, अपना संभाला नहीं जा रहा है, दूसरे कहाँ से संभाल लेंगे। मतलब जो आज के डेट में जो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है दिल्ली में, जब उनको दिवाली पे फोन आता है कि गांव से चाचा समेत पूरी परिवार आएगा, तो न्यूक्लियर फैमिली बोलती है हम रहते ही 1 BHK में, अब आप 15 लोग आ जाएंगे तो हम कैसे रह लेंगे, फिर बागबान के रिश्ते खराब हो जाते हैं सर। तो यही रेफ्यूजी वाला कॉन्फ्लिक्ट है सर। सिमिलरली सर कभी कभी हमने बहुत एथिकल हाई रोड भी लिया है सर। आपको ध्यान होगा हमारे
अमेंडमेंट का जो सेंचुरी थी, जो हमने जो 100th अमेंडमेंट था सर, वो इंडिया बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। और चौंकने वाली बात यह है सर, हमारा देश जो जमीन पे एक दूसरे को मार काटने पे तुला रहता है, हमने बांग्लादेश को ज्यादा जमीन दी और हमको कम मिली, क्योंकि लैंड से ज्यादा जरूरी उस लैंड पर रहने वाले लोग थे, जब वो वहीं के हो रखे थे। और हमको अपनी रेफ्यूजी क्राइसिस सॉल्व करनी थी, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट सॉल्व करना था, तो हमने ये किया ना सर। और इसी का उल्टा अगर हम नजरिया देखें तो सर CA 2019 लीगली ठीक ठाक है, NRC इंडिविजुअली लीगली ठीक ठाक है, लेकिन जब आप नमक और मिर्च को मिला दो तो स्वाद अलग ही आता है। तो CA प्लस NRC से जो निकल के आता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि NRC असम में हो गया, बहुत क्लियरली लोगों को बता दिया कि भाई आप सिटीजन हैं नहीं है। अब उस पे जब CA के रूल्स अप्लाई हुए तो उसमें से जो एक समुदाय था जो बांग्लादेश से आया था वो रह गया, बाकी सब सिटीजन बन गए। अब वो भी तो रेफ्यूजी हो गए एक तरह से। आपने बांग्लादेश से बात नहीं करी कि भाई ये 12 लाख लोग आप वापस ले लो या बाकी राज्यों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो रेफ्यूजी क्राइसिस को देखने के बहुत इंटरेस्टिंग तरीके इंटरनेशनल लेवल पे भी सर, कि जब मिडिल ईस्ट से रेफ्यूजीज यूरोप में, जर्मनी में, यूके जाते हैं तो कुछ देश मना कर देते हैं, तो वो एक क्राइसिस है सर। और इसको, और क्योंकि सर 80% ऑफ IR इज इंडियाज IR, ओनली 20% इज जेनेरिक IR की दुनिया में क्या चल रहा है। 80% ऑफ आवर IR इज हम मारेगा हमारी से दुनिया में क्या चल रहा है। तो अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें सर, हम नॉन अलाइनमेंट से अब मल्टी अलाइनमेंट और इशू अलाइनमेंट पे आ गए। नेशनल इंटरेस्ट जो हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, अभी एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है कि इंडिया एक ऐसा देश जिसने हमेशा से ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है, आज रशिया का बहुत वोकली कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि ठीक है अंदरूनी मामला है, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है सर। सिमिलरली हम कभी भी पैलेस्टाइन, इजराइल पे पैलेस्टाइन को लेके ज्यादा उंगली नहीं उठाते, क्योंकि हमारे और इजराइल के कुछ डीप मिलिट्री, एग्रीकल्चरल, टेक्नोलॉजिकल संबंध हैं। तो IR में एथिक्स IR में सबसे ज्यादा पाने को मिलता है। ये हमारा एथिकल डिसीजन है कि हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं। जिस तरह से सर आप अब हम न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करते हैं, वो भी एक एथिकल इशू है। जो हम NPT, CTBT, नॉन प्रोलिफरेशन, हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन की बात करते हैं, या तो किसी के पास परमाणु बम नहीं होगा या तो सबके पास होगा। तो ये भी एक एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। सर इन्वायरमेंट में यही है कि सदियों से अमेरिका, यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने दुनिया की एनवायरनमेंट को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो उनका अब घाटा उन्होंने किया है तो जुर्माना वो भी ज्यादा भरे, उनकी गलतियों का बोझा हम क्यों ढोएं। तो इंडिया हमेशा से कहता है कि भाई एथिकली तो यही सही है कि डेवलप्ड नेशंस हैव अ लार्जर रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स more to environmental global governance, towards reducing more carbon footprint, and developing nations like us। ये भी इशू है। आज सर ग्लोबल साउथ की बात होती है, ग्लोबल नॉर्थ की बात होती है। कुछ ही दिनों में G20 का वो समिट होने वाला है। सर ग्लोबल साउथ क्या है? पहले तो ग्लोबल साउथ यही था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वर्सेस साउदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन अब ग्लोबल साउथ एक आइडिया है, एक प्रिंसिपल है, एक थॉट है कि हमारे जैसे, और जरूरी नहीं कि सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर से हो। इनफैक्ट इंडिया, चाइना, मतलब इंडिया ग्लोबल साउथ का पार्ट है। इंडिया तो अब का ठेका लेके बैठे हैं कि हम G20 में ग्लोबल साउथ की आवाज बन के आएंगे। हम अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाना चाहते हैं, उसकी पहल कर रहे हैं। भी एथिकल कॉन्फ्लिक्ट है। और इसके एक छोटा सा एक लास्ट एग्जांपल देता हूं सर। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो चाइनीज गवर्नमेंट अफ्रीका में डेवलपमेंट है वर्सेस द वे इंडिया डज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका। हम जब अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ लोकली लोगों को सिखा के आते हैं,
उनको केपेबल बनाते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्ड करके आते हैं। चाइना बिल्कुल सर्जन की तरह है, ठक 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 बिल्ड किया, ठक 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 बंद किया और आ गए। आप लोकल एम्पावरमेंट नहीं कर पाते, तो वो भी एक एथिकल प्रिंसिपल है सर। और अगर बात चाइना की छड़ी है, और इंडिया को तो आज दिन रात चाइना में ही हमको थोड़ा सा दिक्कत है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और रिंग ऑफ फायर देखने का नजरिया है। अब चाइना ने इकोनॉमिक मींस से लेके मिलिट्री पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर दी है रीजन में। श्रीलंका को बोला हम्मन टोटा बना लो, पैसा ले लो। अब श्रीलंका पैसा दे नहीं पाई वापस, तो अब वो हथिया लिया। अब वो पोर्ट पे चाइना मिलिट्री स्टेशन एस्टैब्लिश करे या फिर वहां पे वो पिज्जा डिलीवरी करे, वो चाइना के ऊपर है सर। ग्वादार, छाबार, हम्मन टोटा, बांग्लादेश, म्यांमार लेके अब चल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हमारे कश्मीर के उन एरिया से जाता है जो हमारा है, मतलब क्वेश्चनेबल तो है ही है सर। और ऐसा नहीं है कि सर हम इंडिया भी नेशनल इंटरेस्ट में, जो एथिक्स की सबसे सुंदर बात ये है, आईआर में नेशनल इंटरेस्ट और एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। इंटरेस्ट वर्सेस राइटियसनेस इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन आईआर। अब जैसे नेपाल के साथ सर हाल ही में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की बहुत बड़ी डील साइन करी है, लेकिन हमने कहा है कि बेटा तुम्हारी उन्हीं प्रोजेक्ट से सर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेंगे जो सिर्फ आपकी बनाई हुई है। अगर वो चाइना की बनाई हुई हाइड्रो इलेक्ट्रिक तुम नेपाल में चला रहे हो, तो वहां से हम पावर नहीं लेंगे। और कोई बात नहीं, हमारे पास भी कुछ निजी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं जिनका हम नाम ना लें आज तो बेहतर है, वो नेपाल में जाके कर सकते हैं सर। तो इस हिसाब से सर एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है सर। एवरी करंट अफेयर्स, एवरी एनालिटिकल इशू इज एन एग्जाम्पल, बस देखने का नजरिया है। एब्सोल्युटली सर।